नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा जी की कहानी स्पर्श रेखाएं। तो आइए सुनते हैं कहानी। झगड़े के बाद माँ अक्सर इस मंदिर आया करती। घंटे 2 घंटे में जब मेरा गुस्सा उतरकर चिंता का रूप धारण करने लगता तो उन्हें घर लिवाने मैं यहीं इसी मंदिर आती। एक एक कर मैं प्रत्येक रुकाव एवं ठहराव पर जाती। प्रसाद की पर्ची कटवा रही, प्रसाद का दोना संभाल रही, माथा टेक रही, चरणामृत ले रही, बट रहे प्रसाद के लिए हाथ बढ़ा रही, सरोवर की मछलियों को प्रसाद खिला रही, स्नान घर में स्नान कर रही सभी अधेड़ स्त्रियों को मैं ध्यान से देखती जोती और 2-2.5 घंटों में माँ का पता लगाने में सफल हो ही जाती। मगर उस दिन मंदिर के मुख्य द्वार की ड्योढ़ी पर पांव धरते ही मैंने जान लिया, सरोवर के जिस परिसर पर भीड़ जमा रही माँ वहीं थी। क्या कोई हादसा हो गया? परिक्रमा से लौट रही एक दर्शनार्थी से मैंने पूछा। हाँ, बेचारी एक बुढ़िया यहाँ मरने आई थी। स्नान के बहाने डूब जाना चाहती थी, मगर लोग बाग ने समय रहते शोर मचा दिया और यहाँ के सेवादारों ने उसे गहरे में जाने से रोक लिया। लोगों की भीड़ को चीरना मेरे लिए कठिन न रहा। अवश्य ही मेरी चाल व ताक कूदना उनके लिए सुगम रहा होगा। यह मेरी माँ है। संगमरमर के चकमक फर्श पर माँ पेट के बल लेटी थी। उनकी सलवार कमीज उनकी देह के संग चिपकी थी। जब यह दूसरे जोड़े के बिना हमारे स्नान घर में दाखिल हुई, मैंने तभी जान लिया था जरूर कुछ गड़बड़ है। संभ्रांत एक अधेड़ महिला ने मेरा कंधा थाम लिया। घर में क्या बहू से झगड़ा हुआ? एक वृद्धा की आंखों से आंसू ढुलक लिए। आपके पिता कहाँ हैं? एक युवक ने उत्साह दिखाया। मैं उन्हें खबर करता हूँ। आप अकेली इन्हें कहाँ संभाल पाएंगी? गुड आफ्टरनून मैम। भीड़ के एक परिचित चेहरे ने मेरी ओर हाथ हिलाया। मैं अपनी कार से आई हूँ। आप दोनों को आपके घर पहुंचा आऊंगी। थैंक यू। मैंने उसका सहयोग स्वीकारा। क्या किसी कॉलेज में पढ़ाती हो? पहली वाली संभ्रांत महिला ने मुझसे पूछा। हाँ, मैंने सिर हिलाया। यह लड़की मेरी छात्रा है। नौकरी पेशा होकर इतनी नासमझी दिखाई? संभ्रांत महिला ने मुझे फटकारा और माँ के लिए यह नौबत ले आई। तुम्हारा पागलपन बढ़ रहा है माँ। शाम को जब माँ मुझे बात सहने लायक दिखाई दी तो मैंने उनकी खबर ली। आज फिर डॉक्टर के पास तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा। मैं पागल नहीं हूं। माँ रोने लगी। बस अब और जीना नहीं चाहती, इसीलिए तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। मैं कठोर होली। मैं वहां न जाऊंगी। माँ व्यग्र हुई। बिजली के संघात उस डॉक्टर की चिकित्सा प्रक्रिया के अभिन्न अंग रहे और माँ वहां जाने से बहुत घबराती। आप ऐसे नहीं मानेंगी तो फिर मजबूर होकर मुझे आपको वहां दाखिल करवाना पड़ेगा। मुझे माँ पर बहुत गुस्सा आया। यह दुख तो नहीं ही झेला जाएगा। माँ गहरे उन्माद में चली गई। कभी अपने बाल नोचती तो कभी अपने कपड़े फाड़ने का प्रयास करती। पुराने दुख कट गए थे कि आगे सुख मिलने वाला है, मगर इस बार तो कहीं उम्मीद की लकीर भी दिखाई नहीं दे रही। यह दवा खा लो माँ। मैंने डॉक्टर की बताई दवा माँ के मुंह में जबरन ठूंस देनी चाहिए। माँ ने दवा मेरे मुंह पर थूक दी और मेरा हाथ इतने जोर से दबाया कि ना चाहते हुए भी मेरी चीख निकल ली। चीख सुनकर मकान मालकिन दौड़ी आई। अस्पताल से एम्बुलेंस उन्हीं ने मंगवाई। माँ और मेरे बीच रिश्ता तब तक ही ठीक रहा जब तक मैं अपने पिता के घर पर अपनी पढ़ाई पूरी करती रही। तेरी नौकरी की उम्मीद पर जी रही हूँ। उन 15 वर्षों के दौरान माँ मुझे जब जब मिली, मुझे अपने सीने से लगाकर अपना एक ही सपना मेरी आंखों में उतारती रही। तेरी नौकरी लगते ही हम दोनों अपने अपने नरक से निकल लेंगी। हमारे साथ अजीब बीती थी। असहाय अपनी विधवा माँ तथा स्वार्थी अपने 3 भाइयों के हाथों कच्ची उम्र में ही माँ जब तंग हाल मेरे पिता के संग ब्याह दी गई थी, तो उधर अपनी महत्वाकांक्षा के अंतर्गत मेरे पिता 20 वर्ष की अपनी उस उम्र में मिली अपनी स्कूल क्लर्की से असंतुष्ट रहने की वजह से
अपने लिए कॉलेज लेक्चरर की नौकरी जुटाने में प्रयासरत थे। घोर संघर्ष व विकट कृपणता का वह 13 वर्षीय परख काल माँ के लिए किसी बल परीक्षा से कम न रहा था। किंतु सीढ़ी हाथ लगते ही मेरे पिता को माँ बेमेल लगने लगी थी। माँ को उन्होंने फिर ज्यादा देर भ्रम में न रखा। उसी वर्ष अपने कॉलेज में पढ़ाने आई एक नई लेक्चरर से अपनी शादी रचा ली और माँ को अपनी विपत्ति काटने के लिए नानी के पास भेज दिया, बढ़ रही माँ की बड़बड़ाहटों का हवाला देकर। हर्जाने की एवज में माँ ने मेरे पिता से मेरी पढ़ाई का बीड़ा उठाने की मांग रखी थी। जानती रही थी उनके गरीब मायके पर मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाती, जबकि मेरे पिता के घर पर एक साथ 2 बड़ी तनख्वाहों के आने से मेरी पढ़ाई सही ही नहीं बल्कि उत्तम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना रखती थी। किंतु माँ का और मेरा सपना पूरा क्या हुआ, हम दोनों पर मानो एक साथ फिर पहाड़ टूटा। शुरू के 3-4 महीने जरूर चुटकी में निकल लिए थे। 43 वर्ष में बुढ़ा आई माँ को ब्यूटी पार्लर, हेल्थ सेंटर व बुटीक के बल पर स्वरूप देने में सफल रही थी और माँ स्वयं भी अति प्रसन्न थी। हमारी भाव समाधि टूटी राखी के दिन। अपने भाइयों को राखी नहीं बांधोगी? मेरे पिता अपने दूसरे परिवार के साथ उस दिन हमारे घर पर आ टपके। क्यों नहीं, मैं खिसिया गई। जब से नौकरी के सिलसिले में मैंने अपना शहर बदला था, अपने पिता के साथ मेरा संपर्क टूट गया था। मेरे कॉलेज के पते पर उन्होंने मेरे नाम 2 पत्र भेजे भी थे, किंतु मैंने उन्हें निरुत्तर रहने दिया था। आप हमें बहुत याद आती हो जीजी। बड़े ने मेरा दुपट्टा खींचा। वह बहुत नटखट था अपने उस 14वें वर्ष में। हाँ बेटी, मेरी पिता की आंखों के कोर भीगे। जब तक मैं उधर रही, मेरे पिता ने अपने स्नेह वृत्त के भीतर अपने दूसरे परिवार ही को रखा था, मुझे कभी नहीं। मैं सदैव एक स्पर्श रेखा सी वृत्त के बाहर ही रहती रही थी। किंतु उस दिन पिता की भर आई आंखें देखकर मेरा दिल पसीज गया और मैं रोने लगी। चल बस कर। मेरी सौतेली माँ मेरे साथ सदैव औपचारिक व संयत व्यवहार ही प्रयोग में लाती थी। ले, तेरे लिए यह कपड़े और मिठाई लाए हैं। आप भी हमें कुछ दोगी जीजी? 10 वर्षीय छोटा लाड़ से मेरी बाह पर झूल गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस दिन महीने की 2 तारीख थी और मेरी एक पूरी तनख्वाह मेरे पर्स में ज्यों की त्यों धरी थी। तुम जो कहोगे मैं सब ले दूंगी। इन्हें बाजार कहाँ ले जाती फिरोगी? सौतेली माँ ने मुझे टोक दिया। आज हमें लौटना भी तो है, तुम मुझे कैश दे देना। इन्हें मैं उधर से इनका मनपसंद सामान दिला दूंगी। अपने पर्स से मैं 5,000 रुपए तत्काल निकाल लाई। तुम्हें 1 महीने में कितने रुपए मिलते हैं जीजी? बड़े ने फिर मेरा दुपट्टा खींचा। जब ही अपने कमरे में छिपी बैठी माँ की बड़बड़ाहट बाहर चली आई। इधर मैंने सुख चखा नहीं कि ये अपना हक जताने चले आए। तेरी पढ़ाई की खातिर भूख काटी मैंने, बेआरामी सही मैंने, और मलाई चाटने आ धमके ये सौतेले। अपनी माँ को तो अपने पास रखे है क्या? मेरे पिता ने चौंक कर पूछा। जी, मैं हड़बड़ा गई। उसे पास रखे हो तो पागल खाने के किसी डॉक्टर का टेलीफोन नंबर भी पास रखे रहो। न मालूम कब वह पगलैट बेकाबू होकर तुम्हें ही कोई नुकसान पहुंचा दे। मेरे पिता ने चिंता जतलाई। नहीं नहीं, वह ठीक हैं। जब से माँ मेरे पास आन ठहरी थी, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं रही थी। वह छोड़िए। सौतेली माँ बाथरूम के बहाने मुझे अकेले में ले गईं। मुझे जरा उधर जाना है। पीले बंगले वाला त्रिलोक अक्सर घर पर आता है। वह मेरे कान में फुसफुसाई। लगता है तुमसे शादी करने पर ही दम लेगा। ऐसी तो कोई बात न रही। त्रिलोक एमए में मेरा सहपाठी रह चुका था और उसकी धनाढ्यता के चर्चे सुनने में आते रहते थे। पर शादी तो तू करेगी ही ना, और फिर हम तेरी शादी की न सोचेंगे तो कौन सोचेगा? त्रिलोक में बुराई तो कोई है नहीं। अपनी जात बिरादरी का है, पैसे वाला है, रौबदार है, और हमें क्या चाहिए? तू कहे तो तेरे पापा जी से कहकर बात चलाऊं? ठीक है, मैंने अपनी सहमति दे दी।
बढ़िया। सौतेली माँ ने ताली बजा दी। जब भी वह उल्लसित होती, अपनी ही ही के साथ ताली जरूर बजाती। वे 5,000 तू मंदिर चढ़ाती, उन्हें क्यों दे दिए? उन लोगों के जाते ही माँ चीख पड़ी। वे तेरे सगे कभी नहीं हो सकते। मैं उन्हें जानती हूँ, तुम नहीं। वे इतने बुरे नहीं हैं। मैं माँ पर पहली बार बरसी। आखिर मेरी पढ़ाई पर पैसा तो उन्हीं का लगा। बदले में अगर थोड़ा बहुत उनके बच्चों को दे भी दिया तो क्या हुआ? रोज तो वह आएंगे नहीं। मुंह में खून लग जाए तो आदमी दोबारा शिकार करने जरूर आता है। देख लेना, तुझे चूना लगाने वे जल्दी ही आएंगे। माँ का अनुमान सही निकला। अगले महीने की 4 तारीख को मेरी सौतेली माँ अपने दोनों लड़कों के साथ फिर मेरे घर आ पहुंची। इस बार त्रिलोक तुझे पूछने आया तो तेरे पापा जी ने उसे अंदर बुला लिया, उम्दा चाय नाश्ता कराया। लगता है 2-3 मुलाकातें और हुई नहीं कि बात पक्की बनी नहीं। सौतेली माँ ने मेरी पीठ थपथपाई। दोनों लड़कों ने उस बार भी मेरे साथ बहुत लाड़ मनोहार दिखाया और मेरे 5,000 फिर उनकी भेंट चढ़ गए। तीसरी बार सौतेली माँ अकेली आई। बहन की शादी के इस कार्ड के साथ त्रिलोक ने तेरे लिए यह मिठाई भी भेजी है। बोला उसे शादी में जरूर आना है, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। मगर जैसे ही सौतेली माँ गेट से बाहर हुई, माँ ने कार्ड फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया और मिठाई का डिब्बा खोले बगैर मकान मालकिन को सौंप दिया। उस शहर से तेरे जाने का मकसद अब खत्म हो चुका है। उस शहर से अब हमें कोई वास्ता नहीं रखना। उन्हें सौतेली माँ की मंशा की भनक लग चुकी थी और वह किसी भी सूरत में मेरी शादी के लिए राजी होने के लिए तैयार न थी। त्रिलोक को मैं जानती हूँ। मैंने फटा हुआ कार्ड कूड़ेदान से उठा लिया। वह बहुत भला लड़का है। माँ ने कार्ड मेरे हाथ से छीना और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर डाले। जब मैंने कह दिया हमें उस शहर से वास्ता नहीं रखना, तो बस नहीं रखना। तुम्हें वास्ता नहीं रखना तो तुम वापस जा सकती हो। मैं आपे से बाहर हो ली, मगर मुझे तो उस शहर से भी वास्ता रखना है और त्रिलोक से भी। तो मैं काहे को यहाँ पड़ी हूँ? ऐसा ही है तो फिर मुझे भी तुझसे वास्ता नहीं रखना। और माँ अपनी चप्पल पहनकर इसी मंदिर की ओर लपक ली थी। तदनंतर जब जब माँ मंदिर में जा बैठती, माँ को मानसिक अस्पताल के डॉक्टर के पास मुझे ले जाना ही पड़ता। पहले मेरे भाइयों को सिखा पढ़ाकर तेरे बाप ने पागल खाने में मेरी आवाजाही चालू रखी। अब तुझे भड़काकर मुझे हमेशा के लिए पागल खाने में फिकवा देगा। हर बार माँ कांप कांप जाती। अस्पताल में माँ के दाखिले की सूचना मिलते ही मेरे पिता मेरी सौतेली माँ के साथ मेरे पास भागे आए। बहुत अच्छा किया बेटी। उन्होंने मुझे शाबाशी दी। समय रहते उसे ठिकाने पर पहुंचा दिया, वरना यह पागल लोग तो खून खराबे पर उतर आते हैं। सौतेली माँ को जब मैंने लगातार मुझसे अपनी आंखें चुराते हुए देखा तो मैं उन्हें ओट में ले गई। बात क्या है? मैंने पूछा। इस बार आपने उधर का कोई समाचार नहीं दिया? क्या बताऊं? सौतेली माँ मेरी पीठ थपथपाने लगी। जब से त्रिलोक की माँ को तुम्हारी माँ के पागलपन की खबर लगी है, वह डर गई हैं। लगता है यह रिश्ता अब हाथ से निकल जाएगा। मगर उन लोगों को माँ के बारे में बताने की क्या जरूरत थी? मैंने अपना ऐतराज जतलाया। माँ हमेशा के लिए थोड़े ना पागल खाने गई हैं। ठीक होकर जल्दी ही लौट आएंगी। तू अभी बच्ची है, नहीं जानती पागल कभी ठीक नहीं होते। जहां उन्हें किसी की बात मनमाफिक नहीं लगती, वहीं उनका पागलपन फिर अपना सिर उठा लेता है। ऐसे में तो भेद बनाए रखना और भी जरूरी था। मैं क्षुब्ध होली। क्या बताऊं? सौतेली माँ ने मेरी पीठ फिर थपथपा दी। ऐसे भेद छिपाए नहीं छिपते। पागलपन की बीमारी ही ऐसी कमबख्त बीमारी है, जब माँ को लगती है तो फिर यकीनन उसके बच्चों पर भी अपनी बारी बांध लेती है। कल को उधर अपनी ससुराल में किसी बात के मन माफिक न रहने पर कहीं यह बीमारी तुझे धर लेती तो वे लोग तो मुझी को दोष देते, कहते मैंने उन्हें अंधेरे में रखा।
उसी रात सौतेली माँ का वहम अमल में आया। हूबहू माँ की तरह मैंने पहले अपने बाल नोचे, फिर अपने कपड़े फाड़े और उसके बाद दीवार से सिर टकराकर देर तक चिल्लाई, यह दुख सहना मुश्किल है। पिछले दुख इस उम्मीद पर कट गए थे कि आगे सुख आने वाले हैं, मगर इस बार कोई उम्मीद नहीं। मेरे लिए भी माँ के अस्पताल से एम्बुलेंस मेरी मकान मालकिन ही ने मंगवाई। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।